हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन और ये न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन होगा। सबसे पहले इसमें कुछ हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे, आप वीडियो को ध्यान से देखें। बल क्या होता है? बल की अगर वन लाइन डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो धक्का या जो खिंचाव है, धक्का या खिंचाव, उसी को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। मतलब ए पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, है ना। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। अब बल के हम लोग इफेक्ट जानेंगे, बल क्या क्या कर सकता है। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है फोर्स की। सबसे छोटी और सबसे जेन्युइन डेफिनेशन फोर्स की यही है। क्या? बल एक धक्का या खिंचाव है, या धक्का या खिंचाव को हम क्या कह सकते हैं? बल। तो इस तरह से आप बल को परिभाषित कर सकते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है फोर्स की। अब हम लोग बल के प्रभाव के बारे में जानते हैं। बल क्या क्या कर सकता है, ठीक है ना। हमें ये बताना है कि बल का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, बल कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न करता है किसी वस्तु पे, ये हमें जानना है। तो हम लोग जानते हैं बल क्या कर सकता है। बल किसी गतिमान वस्तु की चाल को क्या कर सकता है? बदल सकता है। ये बल कर सकता है, ठीक है ना। अगर बल लगाएंगे आप तो जो गतिमान वस्तु होगी उसकी चाल बदल सकती है। अगर वो स्लो चल रही है तो तेज हो जाएगी, अगर तेज चल रही है तो स्लो हो जाएगी। ऐसा बल कर सकता है। अब इसके बाद हमें बताना है और कौन से इफेक्ट हो सकते हैं, है ना, जो बल कर सकता है। तो यहाँ पे इन इफेक्ट्स को अगर हम लोग जान जाएंगे तो बल को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं बल का दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है ना। बल रुकी हुई वस्तु को गतिमान कर सकता है। ये भी बल में क्वालिटी होती है। तो आप लिख सकते हैं दूसरा प्रभाव, बल रुकी हुई वस्तु को गतिमान कर सकता है। अर्थात अगर वो पूरी तरह से विरामावस्था में है तो 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग या अकेले धक्का मार के उसको गति में कर सकते हैं। इसलिए बल क्या कर सकता है? रुकी हुई वस्तु को गतिमान कर सकता है ना। ये भी बल का एक प्रभाव है। अब इसी का जस्ट अपोजिट, बल क्या कर सकता है? गतिमान वस्तु को रोक सकता है। ये भी एक बल का प्रभाव है। आपने किया भी होगा, अगर आप किसी गाड़ी को खींच रहे हैं और गाड़ी क्या है? गतिमान अवस्था में है, तो अगर आपका बल ज़्यादा होगा, किससे? गाड़ी के बल से, तो गाड़ी रुक जाएगी। या आपने देखा होगा कि कुछ लोग साइकिल जो चलती रहती है पीछे से पकड़ के खींचते हैं, तो इसका मतलब क्या? वो बल लगाकर साइकिल को रोक रहे हैं, जबकि साइकिल गतिमान अवस्था में है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि बल क्या कर सकता है? गतिमान वस्तु को रोक सकता है। या लुढ़कती हुई कोई गेंद आए आपकी तरफ, ऐसे, है ना, आपने यहाँ पे इसको पकड़ लिया तो आपने क्या किया? गतिमान गेंद को रोक दिया, मतलब गतिमान वस्तु को रोक दिया। तो बल क्या कर सकता है? गतिमान वस्तु को रोक सकता है। अब इसके बाद बल और क्या कर सकता है? बल किसी वस्तु के गति की दिशा को बदल सकता है। मीन्स आपने अगर क्रिकेट देखा होगा, है ना, तो आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर बॉल आती है तो बैट्समैन अपने अकॉर्डिंग गेंद को खेल सकता है किसी भी डायरेक्शन में। क्या करके? बैट से उस गेंद पे बल लगाता है और बल के द्वारा वो क्या करेगा? इसको डिफेंस करेगा। क्या करेगा? डिफेंस करेगा। जब डिफेंस करेगा, यहाँ पे गेंद पहुँची उसके बल्ले पे, इसने हिट कर दिया इधर, है ना, तो गेंद की डायरेक्शन ये बन गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बल लगाकर वस्तु की गति की दिशा को बदला जा सकता है। ये भी इसका एक इफेक्ट है। अगले इफेक्ट में हम लोग बात कर लेते हैं, बल द्वारा किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर ये बॉल है ना, इतनी बड़ी, आप इस पर ज़्यादा बल लगा देंगे तो ये पिचक जाएगी, उसका आकार परिवर्तित हो जाएगा, है ना। कोई मिट्टी की गोली है, अगर आप उस पर बल लगा देते हैं तो वो पिचक जाती है। तो क्या कर रहे हैं आप? उसके आकार को परिवर्तित कर रहे हैं। या रोज़ आप चपाती खाते होंगे, है ना, रोटी जिसे कह सकते हैं। आटे को पहले एक बार क्या किया जाता है? गोल किया जाता है। फिर इसके बाद उस पर बेलन चला दिया जाता है, बेलन चला के उसके आकार को बदल दिया जाता है। तो बल से ये भी किया जाता है, आप जान लें, बल द्वारा किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है।
बहुत जगहों पे आपने देखा होगा, कोई भी शेप किसी वस्तु का बनाया जा सकता है। लोहे की वस्तु है, उसको पीट पीट के चिपटा कर दिया जाता है ना। तो बल द्वारा किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये सब इफेक्ट ऑफ फोर्स था, आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे गैलीलियो का जड़त्व का नियम क्या है। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। तो आप इसमें सारे कॉन्सेप्ट को बस दिमाग में बना के रखेंगे और ऐसा लगेगा आपको कि इन सभी टॉपिक्स को आपने एक बार फेस किया है 9th क्लास में, लेकिन वो बहुत छोटे में थी। यहाँ पे डिटेल में आपको मिलेगा। अब गैलीलियो के जड़त्व का नियम हम लोग जानते हैं। जड़त्व तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गैलीलियो के जड़त्व का नियम जानते हैं, ये क्या होता है। फिर अभी हम बात करेंगे जड़त्व की बाद में। बहुत समय पहले जो साइंटिस्ट थे, उनका मत ये था कि अगर किसी वस्तु की गति को बनाए रखना है तो उस पर एक बाह्य बल लगाए रखना होगा। ऐसा किसका मानना था? पहले के जो साइंटिस्ट थे, गैलीलियो से पहले के साइंटिस्ट, ऐसा कह सकते हैं। उनका मत ये था कि अगर कोई वस्तु है, मान लेते हैं ये एक गुटका है ना, अगर इसे गत्यावस्था में बनाए रखना है तो इस पे एक बाहर से फोर्स लगा के रखना होगा, तभी ये गति करेगी, है ना। ऐसा किसका मानना था? जो साइंटिस्ट गैलीलियो से पहले के थे, उनका ये मानना था। लेकिन गैलीलियो ने ऐसा नहीं सोचा, इनके इस सिस्टम का विरोध किया कि ऐसा नहीं है। अगर किसी वस्तु को गति में बनाए रखना है तो उस पर बल लगाना ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बल लगाए रहेंगे तभी वो वस्तु गतिशील रहेगी, है ना, और अगर बल हटा लेंगे तो वस्तु रुक जाएगी। ऐसा मानना किसका था? ये गैलीलियो के पहले वाले साइंटिस्ट का मानना था। लेकिन गैलीलियो ये मानता था कि अगर वस्तु को गति में बनाए रखना है तो किसी बल की आवश्यकता नहीं होती है ना। केवल बल की आवश्यकता तब होती है जब उसके गति में हमें परिवर्तन करना होता है। ऐसा कौन मान रहा था? गैलीलियो। अभी आप पूरी बात समझ जाएंगे। बस अभी आप इतना यहाँ पे समझें कि जो गैलीलियो से पहले के साइंटिस्ट थे, है ना, उन लोगों का मानना ये था कि अगर किसी वस्तु को गति में बनाए रखना है तो उस पर एक बाह्य बल लगाना जरूरी होता है। अगर हम बाह्य बल हटा लेंगे तो वस्तु रुक जाएगी, ठीक है ना। लेकिन गैलीलियो ने इसका विरोध किया। उसने क्या बोला कि अगर वस्तु को गति में बनाए रखना है तो हमें बाह्य बल लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। हम बाह्य बल तब लगाएंगे जब उसके गति में हम कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे, तब हम बाह्य बल लगाएंगे। तो ये तो अभी क्या हुआ, जुबानी जंग हुआ। अब इसका एक्सपेरिमेंटल सिस्टम स्टार्ट हुआ कि एक्सपेरिमेंट से आप प्रूव करके दिखाइए। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने एक गुटका ले लिया, ऐसे ब्लॉक, है ना, वुडन ब्लॉक कह सकते हैं, लकड़ी का गुटका, और ऐसे एक मेज पे रख दिया, ठीक, और इस पे बल लगाया तो ये गुटका गतिशील अवस्था में आ गया और थोड़ी दूर खिसका, इसके बाद रुक गया। जब उन्होंने अपने बल को हटा लिया तो ये गुटका थोड़ी दूर खिसक के रुक गया। तो उन्होंने दिखा दिया, देखिए हमने जब तक बल लगाया तब तक ये गुटका खिसका और बल को हटा लिया तो ये रुक गया। मतलब बाह्य बल जब तक लगाया तब तक इसने गति किया और बाह्य बल जब हटा लिया तो ये रुक गया। तब गैलीलियो ने बताया कि जनाब ऐसा ना करिए, आप ये करिए कि जो प्लेन है जिस पे गुटका रखा गया है ना, स्पर्श तल, इस स्पर्श तल को आप चिकना करिए। यहाँ से फ्रिक्शन को कम कर दीजिए, घर्षण को कम कर दीजिए, और इसके बाद एक बार इस पे बल लगा के हटा लीजिए। बल को इस पे से हटा दें। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा धक्का देके बल को हटा लें, थोड़ा सा बल लगाएं और बल हटा लें। फिर तो जब ऐसा किया गया, फ्रिक्शनलेस ये सरफेस बनाया गया और इस पे बल लगाया गया गुटके पर और बल को हटा लिया गया, तो ये गुटका काफ़ी दूर तक गया। पहले वाले केस में जितना दूर गया था उससे ज़्यादा दूरी तक ये गया, है ना। तब गैलीलियो ने बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक और बल इसके गति का विरोध कर रहा है ना। देखिए अगर
हम यहाँ पे बल हटा लेंगे पूरी तरह से। कौन सा बल? एक बल लगा के इसको धक्का दिया, दूसरा बल कौन सा था? फ्रिक्शन फोर्स था। अगर फ्रिक्शन फोर्स को हटा दिया जाए, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, तो ये चलता रहेगा, गुटका जाता रहेगा, आगे की तरफ जाता रहेगा, मतलब गति करता रहेगा। और अगर खुदा न खास्ता इसे रोकने की ज़रूरत पड़ी या इसके गति में परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ी, है ना, तो हमें बाह्य बल लगाना पड़ेगा। इस तथ्य को समझा दिया किसने? गैलीलियो ने, उन्हीं के एक्सपेरिमेंट से। लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं। तब गैलीलियो ने एक विचार बनाया कि अब इन लोग को हम ऐसे नहीं मनाएंगे, ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं, हमें खुद अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा, है ना, कि यही सत्य है जो मैं बोल रहा हूँ और आप लोग जो बोल रहे हैं, मतलब जो साइंटिस्ट थे गैलीलियो को छोड़कर, जो वो लोग बोल रहे थे, उस तथ्य को गलत साबित करने के लिए गैलीलियो ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं गैलीलियो का जड़त्व नियम का स्टेटमेंट क्या था, है ना। वो स्टेटमेंट आप लोगों को लिखना पड़ेगा। यही स्टेटमेंट गैलीलियो का जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है। तो स्टेटमेंट पहले हम बता देते हैं, फिर इनके एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। गैलीलियो के जड़त्व का जो नियम था, उसका स्टेटमेंट ये है कि किसी वस्तु की गतिज अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये स्टेटमेंट किसका था? गैलीलियो का था। और इसी स्टेटमेंट को जाना जाता है गैलीलियो के जड़त्व के नियम के नाम से, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखेंगे। अब ऐसा तो वो बताने का प्रयास उन साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से ही कर रहा था, लेकिन नहीं माने तो नहीं माने तो नहीं माने। अब आगे क्या करना पड़ेगा? आगे उसको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ये प्रूव करने के लिए कि जो मैंने बोला है, ये जो स्टेटमेंट है उसका, कि ये सत्य है और ये सत्य रहेगा, है ना, हमेशा ये सत्य रहेगा। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जो उसने किया, वो सिर्फ यही बताने के लिए किया कि जो तर्क हमने दिया है वो तर्क सत्य है। तो एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं फटाक से। यहाँ पे गैलीलियो ने क्या किया कि 3 प्लेन लिया, 3 प्लेन, और तीनों प्लेन ऐसे थे जिस पे फ्रिक्शन लगभग शून्य था, है ना, जो कि असंभव है। हमने बोला घर्षण क्या है? शून्य है, लेकिन ये असंभव है। किसी भी तल का घर्षण पूर्ण रूप से शून्य नहीं हो सकता है, चाहे आप जितना पॉलिश उसको कर दें, चाहे जितना उसका लुब्रिकेंसेशन कर दें, है ना, चाहे जितना उस पर पॉलिश कर दें, कुछ भी आप कर लें, लेकिन घर्षण आप शून्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर घर्षण शून्य हो जाएगा तो उस तल पर वस्तु की गति नहीं हो सकती है, अर्थात घर्षण शून्य होने की वजह से उस सतह पर वस्तु कोई भी हो गति नहीं कर सकती है। इसलिए किसी भी सतह का घर्षण शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने जो प्लेन लिया उसमें इन्होंने माना कि लगभग हमने घर्षण को ख़त्म ही कर दिया है। जो प्लेन हम ले रहे हैं AB, BC और CD, ये इस टाइप का प्लेन उन्होंने लिया। तीनों प्लेन था। अब तीनों प्लेन को इस प्रकार सेट किया जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। AB और CD झुका हुआ था ऐसे, और BC एकदम बीच में था इस तरह से, है ना। अब क्या किया, AB को फिक्स रखा, BC को भी फिक्स रखा, मतलब AB प्लेन और BC प्लेन में आप कोई मूवमेंट नहीं देखेंगे, मतलब इसको ऊपर नीचे या नीचे ऊपर नहीं किया जा सकता है। ऐसे पूरी तरह से यहाँ पे कुछ लगा होगा, बोल्ट वगैरह कस दिया गया पूरी तरह से
कि ये दोनों तल जो हैं ए बी और बी सी हमेशा ऐसे ही रहेंगे। सी डी को ऊपर नीचे किया जा सकता है, सी डी को ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो इस प्रकार का सेटअप बना दिया। फिर एक शीशे की गोली है ना, या कोई गोली आप कह सकते हैं, उसने लिया और ए बी से उसको छोड़ा। ए बी प्लेन पे उसकी बी सी से जो ऊंचाई थी, ए बी प्लेन पर गोली की जो ऊंचाई थी कहाँ से, बी सी से, वो एच थी, है ना। जब गोली को छोड़ा तो ये गोली यहाँ से लुढ़की और बी सी से होते हुए सी डी पर गई, है ना। लेकिन जब उसने गोली को छोड़ा तो गोली पर एक नीचे की ओर गुरुत्व बल भी काम किया, F इज इक्वल टू एम जी। एम जी जब काम किया तो एम जी का काम यही था कि ये गोली के वेग को बढ़ा दे। जब गोली नीचे की तरफ आएगी तो उसका वेग बढ़ जाए, ये एम जी कर रहा था। आपने इस चीज़ को जर्नल में देखा भी होगा कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसका वेग बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे जो गुरुत्व बल काम किया इस समय गोली पर, उसके कारण गोली का वेग बढ़ गया और उस वेग से, बढ़े हुए वेग से, ये BC से होती हुई CD पर गई। और CD पर कितनी ऊंचाई गई, BC से ये H ऊंचाई तक गई। और जैसे ही इसने CD पर जाना शुरू किया, फिर से इस पे गुरुत्वीय बल नीचे की ओर कार्य करना शुरू कर दिया, जो इसके गति की विपरीत दिशा में कह सकते हैं कार्य कर रहा है। अब इसकी वजह से इसके वेग में लगातार कमी होगी और ये पुनः H ऊंचाई तक जाके रुक जाएगी, है ना। फिर से ये नीचे आएगी, तो ये काम इस पे चलता रहेगा। तो एक ही स्टेप में क्या कि ए बी से उसने गोली को छोड़ा, है ना। बी सी से होते हुए ये गोली कहाँ पे पहुँची, सी डी पर। और सी डी पर ये कितनी ऊंचाई तक गई, जितनी ऊंचाई से ये छोड़ी गई थी, ये ऊंचाई तक गई। तो ये तो पहली केस थी। फिर यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं दिया जा सकता है। दूसरे स्टेप पे आया, सी डी को और झुका दिया। पहले जितने ढलान पे सी डी था उससे कम ढलान कर दिया गया सी डी का। पहले अगर ये मान लेते हम यहाँ पे कि 30 अंश पे था, तो अब ये 30 अंश पे नहीं, अब ये 15 अंश पे है ना। तो ऐसे में सी डी की दूरी बढ़ गई, सी डी की दूरी बढ़ गई। देखिए यहाँ पे आप सी डी इतना छोटा सा लग रहा है, अब सी डी को बड़ा कर दिया गया है ना। क्योंकि हमने बताया कि ए बी और बी सी दोनों फिक्स हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सी डी को बार बार चेंज किया जाएगा, सी डी का ढलान चेंज किया जाएगा, सी डी की लंबाई चेंज की जाएगी। तो यहाँ पे सी डी की लंबाई और ढलान दोनों चेंज कर दिया गया दूसरे सेटअप में। और जब गोली को ए बी से छोड़ा गया तो गुरुत्वीय बल के कारण इसके वेग में वृद्धि हुई, जिसके कारण ये बी सी से होते हुए सी डी पर गई। लेकिन सी डी पर ये ज़्यादा दूरी तक गई, क्या करने के लिए, एच ऊंचाई फिर से प्राप्त करने के लिए। जब ये एच ऊंचाई तक पहुंच गई तो वहाँ से ये रिटर्न हो गई फिर, क्योंकि जब ये सी डी पर जा रही थी तब उस समय इस गोली पर गुरुत्वीय बल नीचे की ओर कार्य कर रहा था, जो इसके वेग में लगातार कमी कर रहा था। लेकिन जब तक ये इसके वेग को पूरी तरह से जीरो कर पाता तब तक ये गोली सी डी पर एच ऊंचाई तक जा चुकी थी, है ना। तो यहाँ से एक कंक्लूजन तो निकला कि वो ढलान कम करने पर ज़्यादा दूरी भले तय करनी पड़ रही है। देखिए सी डी की दूरी क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा दूरी भले तय करनी पड़ रही है, लेकिन वो ये ऊंचाई तक जा रही है ना। अब तीसरे कंक्लूजन में क्या है, तीसरे कंक्लूजन में यहाँ पे ऐसा सेटअप बनाया गया, सी डी का ढलान बिल्कुल शून्य कर दिया गया, है ना। अब गोली ए बी से छोड़ी गई, ए बी वाले तल से छोड़ी गई, तो गुरुत्वीय बल इसके वेग में वृद्धि कर दिया और ये गोली ऐसे बी सी से जाती हुई सी डी पर पहुंची। और सी डी तो अब लगभग बी सी के बराबर हो चुका है, यानी कि जो बी सी है वही सी डी है। और ये गोली अनंत की ओर गति करना शुरू कर दी और तब तक गति करेगी जब तक इसको अपनी पुनः वाली ऊंचाई, यानी कि पहले वाली ऊंचाई, है ना, फिर से नहीं मिल जाती है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि यहाँ पे जो गुरुत्वीय बल दूसरी केस में या पहली केस में कार्य कर रहा था जब गोली सी डी पर जा रही थी,
तो वो एक बाह्य कंपोनेंट की तरह कार्य कर रहा था। अब ये बाह्य कंपोनेंट क्या कर रहा था, इसके गति में परिवर्तन लगातार कर रहा था, है ना। अगर बाह्य कंपोनेंट को ही खत्म कर दिया इसने तीसरी केस में, यानी कि जब ये सीडी पर पहुंची तीसरी केस में, तो बाह्य कंपोनेंट यानी कि कौन सा, गुरुत्वीय बल ही खत्म है, जो सीडी तल पर इसके गति का अपोज कर रहा था, गति के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य कर रहा था। तो बाह्य बल को ही खत्म कर दिया। तो अब क्या है कि गोली अनंत की ओर चलती चली जाएगी और तब तक जाएगी जब तक ये यच ऊंचाई को पुनः प्राप्त नहीं कर लेगी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यही निकल रहा है कि अगर हम किसी वस्तु की गतिज अवस्था में, है ना, कोई परिवर्तन करना चाहें तो उस पर हमें बाह्य बल लगाना पड़ेगा। अगर हम वस्तु की गतिज अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो कोई बाह्य बल ना लगाएं। मतलब सीधा सीधा इनका जो स्टेटमेंट है वही यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है कि किसी वस्तु की गतिज अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। देखिए, जब बाह्य बल लग रहा था, है ना, ये जो यहाँ पे दूसरी और पहली केस में गुरुत्वीय बल नीचे की ओर कार्य कर रहा था, जब ये गोली सीडी पर पहुंची थी, तब तो ये गोली बेचारी यच ऊंचाई तक जाकर रुक जाती थी और वहीं से ये पीछे की ओर लुढ़कना स्टार्ट कर देती थी, है ना। तो ये कहानी तब तक चल रही है जब तक गुरुत्वीय बल सीडी वाले सरफेस पे कार्य करेगा, है ना। लेकिन जब हम सीडी को पूरी तरह से बीसी के बराबर कर देंगे या बीसी के एग्जैक्टली ठीक, है ना, लेवल में करके ऐसे बना देंगे जिसमें ढलान क्या हो जाएगा, 0, तो ये गोली और ज़्यादा दूर तक जाएगी। दूरी का यहाँ पे कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, ये अनंत की ओर चलती चली जाएगी। तो सीधा सीधा मतलब यहाँ से क्या निकला कि बाह्य बल अगर किसी वस्तु पे लगता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वस्तु की गतिज अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, ना कि क्या हो सकता है, वस्तु की गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मतलब सीधा सीधा कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पे हमने फिर से एक बार रिपीट किया वही चीज़, और फिर से रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। बाह्य बल की आवश्यकता किस लिए हो रही है, वस्तु की गतिज अवस्था में परिवर्तन करने के लिए हो रही है ना कि वस्तु को गति की अवस्था में बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। देखिए, वस्तु को गति की अवस्था में बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता नहीं हो रही है। यहाँ पे एक बार गुरुत्वीय बल लगा और जैसे ही बीसी पर पहुँचा ये गुरुत्वीय बल खत्म, है ना, तो बाह्य बल का काम खत्म। अब बाह्य बल का काम खत्म है तो वस्तु गति कर रही है। अगर फिर से वस्तु की गति को हमें डिस्टर्ब करना है या रोकना है तो बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो बाह्य बल का काम क्या है, सीधे सीधे वस्तु की गतिज अवस्था में परिवर्तन करने के लिए। बाह्य बल का काम क्या है, वस्तु की गतिज अवस्था में परिवर्तन के लिए सिर्फ बाह्य बल की ज़रूरत होती है, ना कि वस्तु की गति को बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। तो आई होप आप एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे कोई भी मिस पॉइंट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, बस आपको एक बार समझना है। यहाँ पे देखिए, बाह्य बल कब तक कार्य कर रहा था, ए बी से जब गोली आ रही थी बी तक, तब तक तो बाह्य बल कार्य करेगा, गुरुत्वीय बल। इसके बाद खत्म, है ना, ये बी सी पर जाएगा तो यहाँ पे कोई गुरुत्वीय बल नहीं कार्य करेगा। फिर ये कहाँ पे जाएगा, सीडी पर, है ना, सीडी पे जैसे पहुँचा फिर से गुरुत्वीय बल, है ना, गति की विपरीत दिशा में कार्य करना शुरू किया, लेकिन फिर भी गोली कहाँ तक जा रही है, यस तक जा रही है, और उसके बाद रिटर्न होगी, है ना। तो बाह्य बल कब काम किया, बीसी पर तो काम नहीं किया, है ना, लेकिन फिर भी ये बीसी पर चली, और ए बी पर काम किया, सी डी पर काम किया। दूसरी केस में यहाँ पे देखिए, ए बी पर काम किया, सी डी पर काम किया, बी सी पर काम नहीं किया, है ना। अब सी डी पर ये फिर भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा दूरी गई है ना, और फिर से बाह्य बल ने क्या किया, इसकी गति में परिवर्तन कर दिया, ये पीछे की ओर फिर से गति करना स्टार्ट कर दी, यानी कि डी से सी की ओर, है ना। फिर से ये ए बी पर आएगी, तो इस तरह का यहाँ पे सिस्टम बनेगा। लेकिन तीसरी वाली केस में क्या है कि बाह्य बल केवल एक बार लगाया गया, बी तक लगा, हट गया, इसके बाद अब वस्तु गति करना स्टार्ट कर देगी, कहाँ तक जाएगी, अनंत की ओर चलती चली जाएगी, और तब तक जाएगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा।
जो बाह्य बल क्या करेगा, इसकी केवल गतिज अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। अब यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि आप बाह्य बल इस पे लगाते रहें तब ये वस्तु अनंत की ओर जाएगी, एक बार लगा के हटा दिया गया। तो बाह्य बल का मतलब ये हुआ कि बाह्य बल किसी वस्तु की अवस्था में, गतिज अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होता है, ना कि वस्तु की गति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं जड़त्व के बारे में बात करते हैं। जड़त्व क्या होता है, सब लोग पढ़ चुके होंगे इसको। जड़त्व क्या होता है, जिसे बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, जड़त्व। किसी वस्तु में हम जब उसकी अवस्था को परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना, तो उस समय क्या होता है, वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का एक विरोध करती है। अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। जब हम किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करते हैं तो वस्तु क्या करती है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अभी एग्जाम्पल से इस बात को आप समझ जाएंगे। अब इसी अवस्था परिवर्तन का जो विरोध का गुण है वही आपका जड़त्व कहलाता है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं किसी वस्तु में उसके अवस्था परिवर्तन के विरोध का गुण वस्तु का जड़त्व कहलाता है। तो यहाँ पे आप जड़त्व को 2-3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब 2-3 टाइप की डेफिनेशन बना के बोल सकते हैं, है ना। जब हम किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु के इसी गुण को वस्तु का जड़त्व कहते हैं, ठीक है ना। जड़त्व इसी को कहते हैं, आप लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। अब जड़त्व कितने प्रकार का होता है, जड़त्व 3 प्रकार का होता है। एक होता है विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व, और एक होता है गति का जड़त्व, और एक होता है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हमने जड़त्व को बताया कि अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर है ना। जैसे कहने का मतलब, आपने कभी ये ज़रूर फील किया होगा, साइकिल पे बैठे हैं, साइकिल चल रही है ना, एकाएक ब्रेक लग जाए तो आप किधर जाएंगे, आगे की ओर, यानी कि साइकिल की गति की दिशा में झुक जाएंगे। साइकिल पे बैठे हैं, साइकिल ऐसे जा रही है, आप यहाँ पे बैठे हैं, साइकिल में एकाएक ब्रेक लगने से आप किधर जाएंगे, आगे की ओर झुक जाएंगे। क्यों, आपकी बॉडी ये चाहती है कि हम जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में बने रहें, मतलब गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में बने रहें, इसलिए वो चाहती है कि वो उसी डायरेक्शन में भागती चली जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अवस्था परिवर्तन का एक विरोध, जैसे लग रहा है कि विरोध हो रहा है। आप साइकिल को रोके लेकिन आपकी बॉडी नहीं रुकना चाहती है, वो चाहती ये है कि हम गति की अवस्था में हैं तो गति की अवस्था में रहें। अब अगर विरोध नहीं होता तो ब्रेक लगी, साइकिल रुकी, तो बॉडी भी तुरंत का तुरंत एट वंस रुक जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं रुकी, है ना। तो मतलब वहाँ पे वो विरोध कर रही है कि वो गति में जाएगी, लेकिन आप हावी होते हैं, आपके पास फोर्स ज़्यादा है, आप किसी न किसी तरह से अपनी बॉडी को कंट्रोल में कर ही लेंगे, आप रुक जाएंगे। तो ये कहानी होती है। यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए, अवस्था परिवर्तन का विरोध हुआ। अब इसी का अपोजिट केस ले लें। अपोजिट केस का मतलब, अभी आप किसी बाइक पे बैठे हैं, एकाएक बाइक चल जाए, है ना, तो आप किधर झुकेंगे, बाइक इधर गई, आप इस पे बैठे हैं, तो एकाएक चलने की वजह से आप पीछे की तरफ ऐसे झुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि बॉडी ये चाहती है कि हम विराम में हैं तो विराम में ही रहें, हमको गति में ना किया जाए, है ना। अगर आप बैलेंस नहीं होते तो उस समय हो सकता है आप ज़मीन पे पड़े होते, है ना, लेकिन किसी न किसी तरह से आपने पकड़ा, लटक लिए, किसी तरह से कुछ भी कर लिए, फिर भी आप गाड़ी पे हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपकी बॉडी जो रिएक्शन दे रही है वो ये चाहती है कि हम विराम में हैं तो विराम में ही रहें, ठीक है ना, हमको गत्यावस्था में ना लेके जाया जाए। तो वहाँ पे ये केस अप्लाई होती है। देखिए वहाँ पे आपने क्या किया कि वस्तु की अवस्था का परिवर्तन किया, जिसके कारण विरोध उत्पन्न हो गया, है ना। अब विरोध अगर नहीं उत्पन्न हुआ होता, है ना, तो आप पीछे की ओर नहीं झुकते, आप जैसे गाड़ी चली वैसे चल जाते, उसी की डायरेक्शन में चलते, ठीक है ना। तो यही विरोध का जो गुण होता है वस्तु में,
वस्तु हम भी हैं, आप भी हैं, है ना। वस्तुएं कोई भी हो सकती हैं। तो वस्तु में विरोध करने का जो गुण होता है, किसका विरोध करने का, अवस्था परिवर्तन के विरोध करने का जो गुण होता है, वही उसका जड़त्व कहलाता है। अब यहाँ पे इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। जड़त्व को 3 भाग में कैटेगराइज कर दिया गया है। पहला पार्ट विराम का जड़त्व, तो इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, है ना। विराम के जड़त्व से स्पष्ट है, ये आपको बताना है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो वस्तु कहाँ पे होगी, विरामावस्था में होगी। और विरामावस्था में अगर होगी तो आप अगर उसकी विरामावस्था में कोई परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे तो क्या करेगी, विरोध करेगी, है ना। तो उस समय यही जो विरोध का गुण होगा, उसी गुण को हम क्या कहेंगे, विराम का जड़त्व कहेंगे। मतलब आप सीधे सीधे बाय डेफिनेशन अगर बोलना चाहें, है ना, जब हम किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन करते हैं तो वस्तु में उत्पन्न होने वाला विरोध का गुण वस्तु का विराम का जड़त्व कहलाता है। ठीक है ना, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब बाय डेफिनेशन हमने बता दिया। अब एग्जाम्पल एक आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी बस में बैठे हैं और बस रुकी है, ठीक है ना। बस में बैठे हैं, बस रुकी है, तो बस के एकाएक चलने पर क्या होगा, आप पीछे की ओर बस के गति के विपरीत दिशा में, ठीक विपरीत दिशा में झुक जाएंगे, क्योंकि आप चाहते हैं, आप एक वस्तु हैं, है ना, आपको गतिमान न किया जाए। आप अपनी विरामावस्था का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि विरामावस्था में परिवर्तन किया जा रहा है, तो आप उसी परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। विरामावस्था का विरोध नहीं, विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं आप एक्चुअल में, है ना। आप क्या कर रहे हैं, अपनी विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं, इसलिए आप पीछे की ओर थोड़ा सा झुकेंगे, है ना। अब वहाँ पे यही विरोध का जो गुण होगा, किसमें, आप में, है ना, वही कौन सा जड़त्व कहलाएगा, विराम का जड़त्व कहलाएगा। तो आप सीधे सीधे बाय डेफिनेशन फिर से बोल सकते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब हम किसी वस्तु के, है ना, विरामावस्था में परिवर्तन करते हैं तो वस्तु में उत्पन्न होने वाला विरोध का गुण वस्तु का विराम का जड़त्व कहलाता है। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब गति का जड़त्व का मतलब इसे बोलते हैं, है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, ये क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व, ठीक है ना। इसमें वस्तु के गत्यावस्था में जब परिवर्तन किया जाएगा तो वस्तु क्या करेगी, विरोध, है ना, और यही विरोध का गुण गति का जड़त्व कहलाएगा। अब बस में आप बैठे थे, तो एक एग्जाम्पल हमने बताया, बस रुकी हुई थी, एकाएक चली। अब उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं, उसी कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब आप बैठे हैं, बस चल रही है, ठीक है ना। बस में आप बैठे हैं, ये बस है आपकी, है ना, जो बहुत वीआईपी है, इस तरह से, है ना। आप इसमें बैठे हैं, बस चल रही है, इस डायरेक्शन में बस जा रही है। ये बस जो हमने लाई है, ये बहुत महंगी बस है ना। अब देखिए, ये बस आगे की ओर चल रही है, आप इसमें बैठे हैं, तो अब होगा क्या, अगर बस एकाएक रुके, तो आप इसमें कहीं पे बैठे थे, तो आप तो सीधे आगे की ओर झुक जाएंगे। एकाएक रुकने पर आगे की ओर झुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि आप अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। आप एक वस्तु हैं, है ना, और आप गतिमान अवस्था में हैं। अब गतिमान अवस्था में आपके परिवर्तन किया जा रहा है, आपको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, इस वजह से आप उसका विरोध करेंगे, और विरोध करते करते थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे, लेकिन आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, है ना। आप जो वस्तु के द्वारा, अर्थात बस के द्वारा ब्रेक लगाया गया है, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप अपनी बॉडी पे ही कंट्रोल कर लेंगे और आप भी चुपचाप रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेकिन आपने एक विरोध का गुण दिखाया, तो है ना, वही विरोध का गुण गति का जड़त्व कहलाता है। या आपने कभी मेट्रो में अगर सफ़र किया होगा, तो मेट्रो में आप अगर खड़े होते हैं, एकाएक मेट्रो जैसे रुकती है, वैसे ही आप मेट्रो के गति की दिशा में, जैसे वो गति कर रही होती है, उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे की ओर झुक जाते हैं, है ना।
लेकिन क्या करते हैं, बेचारे बन गए। अगर मेट्रो रुकी तो आपको रुकना ही है, फिर से आप रुक जाते हैं। तो गति का जड़त्व तो क्या है कि किसी वस्तु के गत्यावस्था में परिवर्तन करने से, है ना, विरोध का जो गुण उत्पन्न होता है उसी गुण को गति का जड़त्व कहते हैं। इस तरह से आप बता सकते हैं। अब दिशा का जड़त्व भी हम आपको बस वाले एग्जाम्पल से ही बताएंगे, है ना। ये क्या होता है, अब दिशा का जड़त्व कहाँ बनेगा, देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये वास्तव में क्या है ना, ये दोनों जो जड़त्व हैं, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, ये वास्तव में मुझे बताना पड़ रहा है यहाँ पे कि दोनों एक ही टाइप है। मतलब गत्यावस्था में ही दोनों पॉसिबल है, दिशा का जड़त्व और गति का जड़त्व। जब वस्तु गतिशील अवस्था में होगी तभी ये पॉसिबल है। तो मतलब सीधे सीधे अगर देखें तो जड़त्व के मेन दो टाइप हैं, एक गति का जड़त्व है और दूसरा विराम का जड़त्व है। अब गति के जड़त्व में दिशा का भी जड़त्व शामिल होता है, क्योंकि अगर वस्तु गतिशील अवस्था में नहीं होगी तो दिशा का जड़त्व नहीं बन पाएगा, है ना। तो इसकी परिभाषा बोल देते हैं, दिशा का जड़त्व क्या है ना। इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या होता है, जब किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जाता है तो वस्तु उस दिशा के परिवर्तन का विरोध करती है ना। वस्तु के इसी गुण को दिशा का जड़त्व कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, जब किसी गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जाता है तो वस्तु अपनी दिशा के परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु के इसी गुण को दिशा का जड़त्व कहते हैं। अब मान लीजिए कि आप ऐसे बैठे हैं किसी बस में और ये इस ट्रैक पे बस जा रही है ना। बस इस ट्रैक पे गति कर रही है ऐसे, ठीक है ना। अब एकाएक ये जाती है, पहले तो ये सीधे जा रही थी ऐसे, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसको एकाएक ऐसे मुड़ना पड़ रहा है ना। तो अभी तो कोई गलीमत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे जा रहे थे तो बस भी सीधी जा रही थी, है ना, अर्थात बस सीधी जा रही थी तो आप भी सीधे जा रहे थे। लेकिन अगर ड्राइवर इस वाले पॉइंट पे पहुंच के एकाएक हैंडल को मूव कर दे इस डायरेक्शन में, तो होगा क्या, अगर आप विंडो के पास हैं इस साइड में, ठीक है ना, तो आपका जो सिर है वो किसे टकराएगा, बस के जो साइड में दीवार होगी या शीशा लगा होगा उससे टकरा जाएगा। आप चाहते हैं कि आप इसी डायरेक्शन में बने रहें, लेकिन आपको मोड़ा जा रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। तो आप क्या करेंगे, इस डायरेक्शन का अपोज करेंगे, जिसकी वजह से आप इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, झुक जाएंगे। और झुकने की वजह से आपका सिर कहाँ पे लड़ेगा, बस के साइड की जो दीवार होगी उसमें लड़ेगा, या जो विंडो में शीशे लगे होंगे उसमें लड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिशा के परिवर्तन का विरोध हुआ। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं। जैसे विराम के जड़त्व में एक कंबल से जो धूल निकाली जाती है ना, वो भी विराम का जड़त्व है। या किसी बोतल के ऊपर एक ऐसे गेंद रखी जाए, है ना, लेकिन गेंद के जस्ट नीचे एक ऐसे पेपर रख के उसके ऊपर गेंद रखी जाए, नीचे बोतल हो, और एकाएक इस पेपर को खींच लिया जाए तो गेंद क्या होगी, सीधे सीधे बोतल में गिरेगी। तो ये विराम के जड़त्व का ही कारण है ना। गति के जड़त्व में भी बहुत सारी डिफिनेशंस या जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने कॉन्सेप्ट बताए गए ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी पॉइंट पे आपको डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप इंजॉय करेंगे इस चैप्टर को। अगले वीडियो में आपको और कुछ नए टॉपिक बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।